Hello everyone. Today we'll study second part of chemical kinetic. In the previous video we have studied about how we can express the rate of reaction in terms of concentration of reactant and concentration of products. We've also studied what are the various factors on which rate of reaction depends. Now we will deal one by one about the factors on which rate of reaction depends, and the first factor is concentration. So rate of reaction depends on concentration. It is directly proportional to concentration of reactant. ठीक है, विच मीन्स कि अगर आपने क्या किया है, लार्ज अमाउंट से रिएक्शन स्टार्ट किया है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्टर होगा. जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता आगे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जिसे नॉर्मली अगर हम लोग देखें, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट और टाइम, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सपोज दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन बाय स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी है. ठीक है, तो विथ टाइम क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा. ठीक है, रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होते जा रहा है तो विथ टाइम उसका अमाउंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. नाउ सपोज इनिशियली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज 0. ठीक है, आप रिएक्शन स्टार्ट नहीं किए हो तो जाहिर सी बात है उसमें प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं. तो इनिशियली हम लोग प्रोडक्ट का अमाउंट क्या ले रहे हैं, 0. विथ टाइम इसका अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो रिएक्टेंट हो गया डिक्रीज, प्रोडक्ट हो गया इंक्रीज. यहाँ पर देखो इनकी जो लाइन्स है, ठीक है, वो क्या हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई. मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या यहाँ पर अटेम्प्ट कर चुका है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर पोजीशन अटेन हो चुका है. मतलब इसके आगे और रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, इसके आगे यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है. तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, आपको पता है कि अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है ना, एक घंटे में वो 30 किलोमीटर तक गया है, मतलब दूसरे घंटे में वो 60 किलोमीटर चले जाएगा. आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो. लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है. यहाँ पे जो स्पीड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे. ठीक है, रिएक्टेंट का अमाउंट स्टार्टिंग में ज्यादा रहता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्टर होगा. जैसे जैसे वहां पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वहां पे रेट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. मतलब जो रिएक्शन है वो फास्टर रेट पे स्टार्ट होता है, लेकिन एंड आते आते उसका रेट क्या होता जाता है, धीरे धीरे स्लो होते जाता है. ठीक है, अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का डिपेंडेंस देखना है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, सपोज एक रिएक्शन है R2P, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, इट सेज दैट एट ए गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. जैसे यहाँ पर एक रिएक्टेंट था तो एक ही टर्म आया. जैसे अगर आपके पास रिएक्शन होता A+B2C, ठीक है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B. अब इनके प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है. तो अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो आप सिंपली बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और अगर यहाँ पर मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो आप उसका क्या ले लोगे, प्रोडक्ट ले लोगे. ये है लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, अब इसमें एक चीज दिक्कत ये आई कि यहाँ पे आपको पता है कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, लेकिन कितना प्रोपोर्शनल है वो हम लोग को नहीं पता. जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, ठीक है, 2 टाइम्स करो तो हो सकता है कि रेट भी 2 टाइम्स हो जाए. मतलब यहाँ पर डिपेंडेंस बहुत सिंपल है. इसको डबल किए तो वो भी डबल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम किए तो रेट भी क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में थोड़ा सा भी चेंज लाते हो तो रेट में क्या होता है, बहुत लार्ज चेंज आता है. ठीक है, जैसे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को सपोज डबल कर रहे हो तो रेट हो सकता है 4 टाइम्स चेंज हो जाए. ठीक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो हो सकता है रेट 8 टाइम्स चेंज हो जाए. तो जो डिपेंडेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी कितनी है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होती है. ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग यहाँ पर एक चीज ऐड करते हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एक्स। यहाँ पर एक्स क्यों लिखे, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको डबल करने से ये भी डबल हो रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो गई। सिंपल सा है, ये डबल किया ये भी डबल हो गया, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू होती 2, मतलब इसको अगर हम लोग डबल कर रहे हैं तो ये कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए यहाँ पर क्या लगा लिए, एक्स लगा लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कैसा रिलेशन है। ये डबल करने से डबल होता है या डबल करने से 4 टाइम्स या 8 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है के, आर टू द पावर एक्स। यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट यहाँ पर क्या है, रेट के यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट है। कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए भी के लेते थे और रेट कांस्टेंट के लिए भी के ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, एक्सप्रेशन वेयर रेट इज गिवन in terms of product of rate constant and concentration of each reactant, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है तो मैं यहाँ आर लिखी हूँ, लेकिन 2 रिएक्टेंट होते हैं ए बी, तो आप वहाँ पे ए और बी दोनों मेंशन करते हैं, ठीक है। रेस टू सम पावर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कुछ पावर होगा वहां पे एक्स वाई जेड, जो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है वो हमें नहीं पता है। तो ये हो गया आपका रेट लॉ। अब यहाँ पर देख लो, के को अगर डिफाइन कर रहा है, सपोज यहाँ पर आर की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर आप क्या कर रहे हो, जितने भी रिएक्टेंट है वहां पे सबका आप कॉन्सेंट्रेशन 1 ले रहे हो, तो उस केस में जो रेट आएगा वो उसका क्या बता रहा है, रेट कांस्टेंट बता रहा है, ठीक है। तो आपका रेट लॉ क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, और उनका कुछ पावर होगा जिसको आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो, ठीक है। एक्स वाई जेड इसलिए क्योंकि वो जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है, आप रिएक्शन देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पावर में क्या आएगा, ठीक है। इस पावर को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब रेट को देखते हैं, इसको कैसा लिखेंगे। जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है H2 + I2 to 2HI, इसके लिए अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो आप रेट लॉ क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। ऑर्डर हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है, इसलिए आप यहाँ पर एक्स वाई लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में ऑर्डर दिया हुआ है तो वो ऑर्डर वहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, 2 कैसे है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट या सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेडियो, ठीक है। तो अगर आपको पूरे रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जितने भी रिएक्टेंट के टर्म है उन सब के ऑर्डर का आप सम ले सकते हो। जैसे यहाँ पर इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहीं पे दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू के A⁻², B⁻½ ऐसा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो ये 2 और ½ है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 + 1/2, ये क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो अगर मेरे को रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो क्या करना है, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं सबके पावर का मुझे सम लेना पड़ेगा, ठीक है।
एग्जाम्पल देखते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन को देख लो, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल करूं तो रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करूं, 3 टाइम्स करूं तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स करते हैं तो रेट भी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज करोगे रेट में भी सिमिलर चेंज होंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं H2 प्लस I2 to 2HI। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन की क्या है? स्क्वायर के डिपेंडेंट है। स्क्वायर के डिपेंडेंट है मतलब अगर आप रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट 4 टाइम होगा, ट्रिपल कर रहे हो तो रेट 9 टाइम होगा, 4 टाइम कर रहे हो तो रेट क्या होगा? 16 टाइम्स होगा। मतलब आप जो भी चेंज कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन में, रेट में उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, NH3 to N2 प्लस 3H2, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जीरो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल ट्रिपल कितने भी टाइम्स कर लो, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है? इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रिएक्टेंट पे डिपेंड न करे रेट, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक्चुअल में ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक कैटलिस्ट के सरफेस पे होता है, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है वो एक कैटलिस्ट के सरफेस पे होता है। जब आप यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो कैटलिस्ट के सरफेस पे, तो ये ब्रेक होके क्या बना लेता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर अमोनिया का अमाउंट बढ़ा दूं तो कैटलिस्ट का सरफेस ऑलरेडी कवर हो चुका था। अब ऊपर से जो आप अमोनिया ऐड कर रहे हो वो कैटलिस्ट के टच में है क्या? नहीं है। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एट ए टाइम सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स, जितना बड़ा सरफेस है सिर्फ उतने मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप अमाउंट इंक्रीज करते भी हो तो भी, क्योंकि पार्टिकल्स कैटलिस्ट के टच में नहीं है, इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से आप कितना भी अमाउंट ऐड करो, रेट ऑफ रिएक्शन पे मतलब प्रोडक्ट के अमाउंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ कैटलिस्ट के सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और सरफेस ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो जीरो ऑर्डर मतलब समझ गए, रिएक्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकता है। और जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि वहां पे रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो हमने रेट लॉ देख लिया। रेट लॉ क्या है? रेट इज इक्वल टू KR⁴x। वहां पे K क्या है? रेट कांस्टेंट है, R क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और X क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, इन सब के लिए K की यूनिट क्या है? डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि K की यूनिट क्या होगी, ठीक है। उसके पहले देख लो रेट का क्या यूनिट होगा। रेट इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में अपन क्या किए थे? -dr/dt। अच्छा, इसको आप dp/dt भी लिख सकते थे, याद होगा आपको कि आप रेट को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप उसको क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया है। अब यहाँ पर देखो dr क्या शो कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये बात कर रहा है किसकी? मोलैरिटी, ठीक है। जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में है? मोलैरिटी। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। और टी का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो रेट का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये याद रखना कि रेट का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं के की क्या यूनिट होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो से स्टार्ट करते हैं।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर जीरो। एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। मतलब ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो गया, 1 हो गया। आप इसको हटा सकते हो, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा। के इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, रेट के इक्वल होता है। मतलब दोनों का यूनिट भी क्या होगा, सेम होगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, के की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जनरली एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट और के दोनों की यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो आंसर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय आर। और रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां से देख लो, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आर कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका क्या होगा, मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा के का यूनिट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पर सेकेंड। अच्छा, हम लोग यूनिट्स पे इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हो सकता है आपको रेट कांस्टेंट दिया हो। जैसे किसी के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 3 पर सेकेंड, है ना, आपको ऑर्डर नहीं बताया, लेकिन आप जान जाओगे कि पर सेकेंड लिखा है मतलब किसकी बात चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात चल रही है। अगर उसने बोला होता रेट कांस्टेंट इज 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब किसकी बात चल रही है, जीरो ऑर्डर की। मतलब कब जनरली आपको दिया रहेगा, पर फिर भी अगर आपको यूनिट्स दी हुई हैं तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। ठीक है, अब ऐसे आप क्या कर सकते हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे ऑर्डर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिसमें आप सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हो, के की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन देखते हैं। जनरल इक्वेशन के लिए आप क्या कर लो, रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर एन कर लो। ये जनरल इक्वेशन हम बना रहे हैं nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, जनरल इक्वेशन के इसके लिए बना रहे हैं, nth ऑर्डर के लिए बना रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय आर टू द पावर एन। रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आर की यूनिट होती है मोल पर लीटर टू द पावर एन। आपको यहां पर भी मोल पर लीटर दिख रहा होगा, इसका पावर आप कर लो 1। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, है ना, टू द पावर 1। ये एन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -n पर सेकेंड। ठीक है, तो nth ऑर्डर के लिए k की यूनिट ये होगी। अब यहाँ पर आप इस इक्वेशन से जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाल सकते हो, जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जैसे मैं जीरो ऑर्डर का निकालने वाली, जीरो ऑर्डर के लिए आपको n की जगह क्या पुट करना है, 0 कर लो। मोल पर लीटर 1 - 0 पर सेकेंड। ये क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लो, ये जगह मोल पर लीटर 1 - n है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 पर सेकेंड। ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा पर सेकेंड। तो आप इस जनरल इक्वेशन से बाकी जितने भी ऑर्डर हैं उन सब के लिए आप के की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। 0 और 1 का मतलब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का आपको के का यूनिट याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के ही है। तो जीरो और फर्स्ट का याद कर लो, उसके अलावा अगर कुछ पूछता है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने के की यूनिट्स फाइंड आउट कर ली, है ना, हमने रेट लॉ पढ़ लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। अ रिएक्टेंट यहाँ पे बताया नहीं है कौन सा रिएक्टेंट है, आप इसको एक्स वाई जेड आर कुछ भी ले सकते हो। सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, राइट द रेट लॉ। What happens to the rate of reaction if concentration of reactant is first doubled, second reduced to half?
अब क्वेश्चन में बोला है कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। तो सपोज अगर आपका रिएक्शन R2P है, अगर आपका रिएक्शन क्या है R2P है, तो इसके लिए रेट लॉ अगर आप लिखते हो इस रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा KR⁻²। पावर 2 क्यों लिए? क्योंकि इसमें बोला है सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, अगर इसको आप XY करते तो भी चलता, उस केस में आपको लिखना पड़ता KX⁻²। ठीक है, ये रिएक्टेंट को आप किसी भी सिंबल से आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हम जनरली R से करते हैं। तो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू KR⁻²। ये आपका एक आंसर हो गया। क्वेश्चन में आगे बोला है व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें तो रेट में क्या चेंज आएगा? वैसे आप डायरेक्टली बता सकते हो, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है तो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, सेकेंड वाले रेट को आप ले लो रेट 1 इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो R की जगह क्या पुट करना होगा, 2R, कुछ ऐसा होगा। ये इज इक्वल टू K, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये जाएगा 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा R², ये जाएगा 4KR²। ठीक है, यहाँ से आप रेट पुट कर सकते हो KR², तो यहाँ पे रेट पुट कर लो, जाएगा 4 रेट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल का कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब रिड्यूस टू हाफ का बता सकते हो, जब डबल का 4 टाइम्स हो रहा है तो हाफ का क्या होगा, 1/4, हाफ का क्या हो जाएगा 1/4। ये भी निकाल लो, रेट 2 कर लो इस बार, क्योंकि पहले रेट 1 कर चुके हैं, इस बार क्या कर लो रेट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे K। R की जगह आप क्या करोगे, R की जगह अब आपको पुट करना है R/2 का स्क्वायर, यहाँ पे था तो स्क्वायर अभी भी ये रहेगा। आपको सिर्फ ये चेंज करना है और बाकी कुछ भी चीज आपको चेंज नहीं करना है। ये जाएगा 1/2 बाहर निकाल लो, स्क्वायर है तो 1/2 के लिए भी स्क्वायर होगा, अंदर क्या बचेगा R²। इसको क्या कर सकते हैं 1/4 इंटू KR²। ये KR², ये KR² सेम है, तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, रेट लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, when concentration of reactant is reduced to half rate becomes 1/4 of initial rate। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल का कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको पता भी है कि सेकेंड ऑर्डर है तो 4 टाइम्स होगा, थर्ड ऑर्डर है तो 8 टाइम्स होगा, फिर भी आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज A reaction is second order with respect to A। A के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, क्लियरली दिख रहा है A और B, जिसमें से A का ऑर्डर 2 है और B का ऑर्डर क्या है 1 है। राइट द रेट लॉ। तो इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K। A के लिए कौन सा ऑर्डर बोला है, सेकेंड, और B के लिए कौन सा ऑर्डर बोला है, फर्स्ट। तो ये हो गया आपका आंसर किसका, रेट लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन में और यहाँ पर पूछा है व्हाट विल बी द न्यू रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड एंड B इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब यहाँ पर देखो ये दोनों एक्शन एक ही साथ हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले A को डबल किया और फिर B को हाफ कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, A को किया डबल और B को किया हाफ, तो उस केस में रेट भी चेंज होगा। तो न्यू रेट के लिए आप क्या कर लो, रेट 1 के A का कॉन्सेंट्रेशन को करना है डबल, 2A पुट कर लो, B का करना है हाफ, B/2। कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ये 2 का स्क्वायर बाहर आएगा कितना होगा 4, ये हाफ बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा KA²। ठीक है, ये हो जाएगा 2KA²। इसको और इसको कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि रेट जो है वो क्या है, इनिशियल का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक और कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
इफ concentration of B is taken in large excess, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग B का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, बहुत लार्ज ले रहे हैं, उस केस में ऑर्डर क्या होगा। अभी आपको पता है कि इसका सेकेंड ऑर्डर है, इसका फर्स्ट ऑर्डर है, तो टोटल ऑर्डर अभी कितना है, अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। लेकिन अगर मैं किसी भी एक रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत लार्ज ले लूँ, इतना लार्ज ले लूँ कि रिएक्शन के बाद भी वो जो कंपोनेंट है वो बच जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 रिएक्टेंट ले लो, एक का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन के बाद उसका अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसको आप कितना भी एक्सेस में लो, रेट उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये होगा कि जो रेट है अगर बी एक्सेस में है तो ये बी के इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब बी का अमाउंट कितना भी इंक्रीज करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप ऐड कर रहे हो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे रेट जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ये ध्यान रहेगा कि अगर वहां पे मोर देन 1 रिएक्टेंट है और किसी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप लार्ज एक्सेस लेते हो, तो रेट लॉ में उसको हम लोग को मेंशन नहीं करना है, मतलब उसका जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी लार्ज एक्सेस में है, तो अब आप बी को नहीं देखोगे, आप सिर्फ किसको देखोगे, ए को। ए का ऑर्डर 2 है, इसलिए पूरे रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। तो रेट लॉ पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.11, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन स्टडीड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A + B to C + D, ठीक है। एक रिएक्शन चल रहा है, 2A + B को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, C + D। अब उसके लिए ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये गिवन है, एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है कि हमने जो रिएक्शन है वो 4 टाइम स्टार्ट किया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। अब इसमें देखो, इनिशियली जब हम पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने इनिशियली ए लिया 0.1, बी लिया 0.1, तो रेट की वैल्यू इतनी है, ठीक है। सेकेंड बार जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उस केस में हमने ए लिया 0.3, बी लिया 0.2, तो रेट दिया आया। अब जाहिर सी बात है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो रेट भी क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर देखो, जब 0.3 0.4 लिए तो ये आया, 0.4 0.1 लिए तो ये आया। अब क्वेश्चन ये है, राइट द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। अब आपको ये बताना है कि जो रिएक्शन है वो ए और बी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, सपोज द रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। हम लोग एक्स और वाई ले लिए क्योंकि यहाँ पर ए और बी का जो हम लोग को ऑर्डर है वो नहीं पता, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, एक्स और वाई। ए और बी क्यों लिए, क्योंकि आपको सिर्फ क्या मेंशन करना है, रिएक्टेंट्स को मेंशन करना है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है राइट द रेट लॉ, मतलब आपको सिंपली ये बताना है कि यहाँ पर एक्स और वाई क्या होंगे, मतलब ए का ऑर्डर क्या होगा, बी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ये अपन बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो इन दोनों एक्सपेरिमेंट को देखो, सेकेंड और थर्ड को। यहाँ पर ए में हम लोग कोई चेंज नहीं किए, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी ए कितना था, 0.3, और थर्ड वाले में भी ए कितना था, 0.3। बी में क्या, 0.2 से हो गया 0.4, मतलब आप क्या कर रहे हो, बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो। ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट रखे, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। रेट में क्या चेंज आया, देखो 7.2 और यहाँ पर 2.88 इंटू, यहाँ -1 है या -2, इस पर ध्यान देना। ये हो जाएगा 7 4 28, ठीक है। मतलब जब मैं इसको क्या कर रही हूँ, डबल कर रही हूँ, तो ये कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। जब आप बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो रेट कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। अगर डबल करने से ये डबल होता तो बी का ऑर्डर होता 1, लेकिन डबल करने से वो कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब बी का ऑर्डर क्या है, 2 है। यहां से आपको पता चल गया बी का ऑर्डर क्या है, 2 है। अब आपको ए का ऑर्डर बताना है। ए का ऑर्डर बताना है तो आप कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट लोगे, अब आप एक्सपेरिमेंट लोगे फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि वहां पे बी सेम है, ठीक है। जैसे बी का ऑर्डर निकालने के लिए आप ए को कांस्टेंट रखे थे, ए का ऑर्डर निकालने के लिए आप बी को कांस्टेंट रखोगे,
तो फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखो कि यहाँ पर बी जो है वो कांस्टेंट है, ए का अमाउंट हम लोग 0.1 से 0.4 कर लिए, मतलब कितने टाइम्स किए यहाँ पे 4 टाइम्स, ठीक है। ए का अमाउंट हम लोग कितने टाइम्स कर लिए 4 टाइम्स कर लिए। अब इन दोनों का रेट ऑब्जर्व करो, ये हो जाएगा 6 to 24, 6 to 24 मतलब क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, तो ये भी कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 कर रहे हैं तो रेट भी कितना हो रहा है 4, मतलब सेम चेंजेस हो रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो डबल, 4 टाइम करोगे तो 4 टाइम, सेम चेंजेस हो रहे हैं, मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से आपको रेट लॉ मिल गया डायरेक्टली, रेट इज इक्वल टू के a to the power 1 b to the power 2। सिंपल सी बात है। अगर आपको ए और बी का ऑर्डर निकालना है तो आप ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करना जिसमें या तो ए सेम हो या तो बी सेम हो। अगर ए सेम है तो बी का ऑर्डर पता चलेगा, बी सेम है तो ए का ऑर्डर पता चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होता है, मीन्स ऑर्डर इज 1। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट जो है वो कितना टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब ऑर्डर 2 है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 8 टाइम्स हो रहा है, मतलब ऑर्डर क्या है 3 है। तो वही सारी इंफॉर्मेशन से हमको डायरेक्टली पता चल गया कि x 1 है, y क्या है 2 है। लेकिन अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इतने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना होगा। उसके हिसाब से आप कैसा सॉल्व करोगे, आप यहाँ पर वही रेट लो, यहाँ पर लिख लो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, ठीक है। अब आप क्या करो, इन सारे एक्सपेरिमेंट को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करो, है ना। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं तो रेट कितना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के, ए कितना है यहाँ पे 0.1 का पावर एक्स, बी कितना है 0.1 का पावर 1। इसको कर लो आप इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट पुट करो, (0.3 x 0.2 का पावर y, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू के 0.3 x 0.4 y। लास्ट 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के 0.4 x 0.1 y। आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट थे इसलिए 4 इक्वेशन आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि जैसे अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप ऐसा कोई दो यहाँ से इक्वेशन लो जिसमें क्या होगा, जिसमें ये कांस्टेंट होगा b कांस्टेंट होगा, ठीक है, x निकालने के लिए। मतलब आप कौन सा लोगे, फर्स्ट और फोर्थ लोगे। तो क्या कर लो, डिवाइड फर्स्ट बाई 4 या 4 बाई फर्स्ट, कुछ भी कर सकते हो, 4 बाई फर्स्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या था 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के 0.4 x 0.1 y डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा के 0.1 टू द पावर x 0.1 टू द पावर y। अब ध्यान रखना कि a, b और रेट ये तीनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन k की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि वो कांस्टेंट है एक एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब अगर आप एक ही यहाँ पर रिएक्शन ले रहे हो तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होती है, उस टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब ये कर लो, k कैंसिल हो जाएगा, ये 0.1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 टू द पावर x, जिसको आप 4 टू द पावर x कर सकते हो। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 टू द पावर 1, x की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो हम तो ऐसे निकाल चुके थे x की वैल्यू 1, ठीक है। अब y निकालने के लिए आपको सेम यही करना है, बस अब आपको क्या करना है, सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड। क्यों, क्योंकि इसमें a कांस्टेंट है, ठीक है। कर लो, ये तो यही कर लो, यही कर लो, ये क्या हो जाएगा
यहाँ पर बचेगा 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 टू द पावर वाई, जिसको आप लिख सकते हो 1/2 का पावर वाई। और यहाँ पर क्या बचा 1/4, 1/4 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होगा, सेम होगा, वाई की वैल्यू क्या आ गई 2। वो तो हम वैसे ही निकाल चुके थे। फिर भी अगर क्वेश्चन जैसा आता है 1 मार्क का आता है तो आप डायरेक्टली ये टेबल देख के बता सकते हो, लेकिन अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का भी क्वेश्चन है, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, और जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x = 1 y = 2 बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा छोड़ते भी हो तो आपको यहाँ पर 1 मार्क कम मिलेगा, क्योंकि लास्ट में आपको ये लिखना है पूरा, क्योंकि आपको रेट लॉ पूछा है, एक्स और वाई मतलब ए और बी का ऑर्डर नहीं पूछा है, पूरा रेट लॉ पूछा है। तो आप लिखोगे रेट = k a⁴ 1 b⁴ 2, ये पूरा अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे।